नमस्कार बच्चों, मैं हूं शुभांगी सक्सेना, आपकी विज्ञान की अध्यापिका। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 1 के बारे में, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इस अध्याय में हम अभी तक चर्चा कर चुके हैं पदार्थों के भौतिक गुणों के विषय में और अभिलाक्षणिक गुणों के विषय में। फिर हमने बात करी थी पदार्थ की अवस्थाओं के विषय में कि कितनी अवस्थाएं होती हैं। फिर समझा था कि अवस्थाओं का जो परिवर्तन है वो किस प्रकार से किया जाता है और ताप और दाब का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज हम करने वाले हैं वाष्पीकरण का अध्ययन, मतलब समझने वाले हैं कि वाष्पीकरण क्या होता है। आम जीवन में हम कौन कौन से उदाहरण जो हैं वाष्पीकरण के हम देखते हैं। तो कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए मजेदार अंदाज में आज की क्लास को पढ़ने के लिए, क्योंकि हम सीखने वाले हैं एक नया सिद्धांत जो कि क्या है, वाष्पीकरण, जहां से आपके एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो बिल्कुल ध्यान नहीं हटाना है और केंद्रित कर लेना है अपने आप को आज की क्लास पर। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये जो वाष्पीकरण है ये क्या होता है। वाष्पीकरण मतलब इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन कहो या वाष्पीकरण कहो, पर होता क्या है। तो देखो, हम ये कह रहे हैं वाष्प मतलब हो गया गैस। अब गैस कहां से आई? द्रव से। यानी आपने द्रव को गर्म किया तभी तो वो वाष्प में परिवर्तित हुआ। तो हम ये कहते हैं कि द्रव जिस तापमान पर आपका गैस में परिवर्तित होता है वो क्वथनांक कहलाता है। पर अब हम ये कह रहे हैं कि क्वथनांक से कम ताप पर अगर आपका द्रव जो है वो गैस में परिवर्तित हो तो क्या कहलाएगी ये प्रक्रिया? वाष्पीकरण कहलाएगी। कैसे? आप देखो, यहां पर हमने क्या कहा कि आपका जो है क्वथनांक है, ठीक। अब ये क्वथनांक क्या होता है आपका, कि आपके पास कोई द्रव है और द्रव जिस बिंदु पर या जिस ताप पर आपका गैस में परिवर्तित होता है वो आपका क्वथनांक कहलाता है। अब हम कह रहे हैं कि क्वथनांक से क्या ले लो आप, कम ताप ले लो। अब इस कम ताप पर यदि आपका जो द्रव है वो आपका किससे परिवर्तित हुआ? गैस में। यानी कि क्या बन गई है? उसकी वाष्प बन गई है। तो ये जो प्रक्रिया है ये आपकी क्या कहलाएगी? वाष्पीकरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वाष्पीकरण। देखो, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। और इसे हमने इस फ्लो चार्ट से समझ लिया कि देखो, क्वथनांक था, उससे कम ताप ले लिया, फिर हमने क्या करा, उस कम ताप पर अगर हमारा द्रव गैस मतलब कि वाष्प में परिवर्तित होता है तो क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण ऐसे तो संभव नहीं है, ठीक। तो कहां से होगा? सतह से। मतलब वाष्पीकरण क्या है? एक सतही प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है ये? एक सतही प्रक्रिया है, यानी सतह से होती है। यहां तक बात समझ में आ गई, वाष्पीकरण की परिभाषा समझ में आ गई। अब कुछ कारकों के विषय में पढ़ेंगे, जो कारक हैं वो वाष्पीकरण को कैसे प्रभावित करते हैं। कुछ उनमें से होंगे जिनकी वजह से वाष्पीकरण की दर जो है, मतलब वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो जल्दी होगी। कुछ होंगे जो वाष्पीकरण की दर को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो हमारे पास कौन है? ये 4 हमारे पास कारक हैं, ठीक। पहला आता है आपका सतह का क्षेत्र। अब आप मुझे बताओ कि यहां पर मैंने क्या करा है? जल ले लिया, ठीक है, और मैंने यहां पर जल ले लिया, ठीक। अब यहां से वाष्पीकरण की जो दर है उसमें वृद्धि होगी या यहां पे वृद्धि होगी? कम सतह पर जगह कम मिलेगी, ठीक। अब कम जगह मिली है तो वाष्पीकरण भी कैसा होगा? कम होगा। अगर आपके पास ज्यादा होगी सतह तो वाष्पीकरण कैसा होगा? ज्यादा। मतलब आपका सतह का जो क्षेत्र है वो आपके वाष्पीकरण के क्या है? समानुपाती। अगर सतह का क्षेत्र बढ़ा दिया तो वाष्पीकरण भी बढ़ जाएगा। वाष्पीकरण कम हो रहा है मतलब कि सतह का क्षेत्र क्या है आपका? कम है। दूसरा है तापमान में वृद्धि। अब तापमान में अगर आपने वृद्धि कर दी तो क्या होता है? अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है उसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। मतलब अणु अधिक कंपन करते हैं, उनकी गति में वृद्धि हो गई है। तो
वाष्पीकरण की क्रिया में भी क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। यानी कि आपका जो वाष्पीकरण है वो तापमान वृद्धि के क्या है, समानुपाती है। क्या है वो, समानुपाती। अगर तापमान में वृद्धि हुई तो वाष्पीकरण में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। क्लियर हो गई बात। तीसरा बिंदु है आपका आर्द्रता में कमी। अब ये आर्द्रता क्या होती है, आर्द्रता का मतलब होता है वातावरण में नमी, और नमी कहां से होगी, जल से होगी। यानी वातावरण में जल की मात्रा निश्चित होती है, उस जल की मात्रा को हम क्या कहते हैं, आर्द्रता यहां पर हम कहते हैं। अब अगर जल की मात्रा जो है वो बढ़ेगी तो आपकी जो आर्द्रता है यानी आपकी जो वाष्पीकरण की दर है वो क्या होगी, कम होगी। अब यहां लिखा है आर्द्रता में कमी, इसका मतलब आपका जो वाष्पीकरण है उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि। तो ये क्या हो गया आपका व्युत्क्रमानुपाती, इसमें कमी तो इसमें वृद्धि, और अगर इसमें कमी तो इसके अंदर वृद्धि। वायु की गति में वृद्धि। अब अगर वायु की गति में वृद्धि हो गई है तो क्या होगा, कणों की गति में भी वृद्धि होगी और वाष्पीकरण जो है वो क्या होगा, आपका जल्दी होगा यानी शीघ्रता पूर्वक होगा। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि ये जो चार कारक हमारे पास है ये वाष्पीकरण को कैसे प्रभावित करते हैं। क्लियर हो गई बात। अब क्या करना है, उदाहरणों के माध्यम से इन्हें बढ़िया से हमको समझ लेना है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सतह के क्षेत्र के बारे में, और इसका उदाहरण क्या है कि आपने एक जीन्स ले ली, उसे आपने अच्छे से साफ कर लिया, धो दिया, लेकिन आपने उसे सुखाया नहीं है और फोल्ड करके ही ऐसे आपने उसको तार पे डाल दिया। ठीक, दूसरी आपने जीन्स ली और उसे अच्छे से आपने क्या करा है, सुखाने के लिए ड्राई कर दिया, उसको निचोड़ दिया और झटकार करके आपने उसको सुखा दिया। अब यहाँ आप मुझे बताओ कि जिस जीन्स को फोल्ड करके आपने रखा है और जिस जीन्स को आपने फैला के रखा है, कौन सी जीन्स आपकी जल्दी सूखेगी, जो आपने फैलाई है वो वाली ना। ठीक, क्योंकि आपने उस जीन्स का सतह का क्षेत्र बढ़ा दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां से वाष्पन की जो क्रिया है वो जल्दी होगी और आपका कपड़ा जो है जल्दी सूख जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, कपड़ों को फैला करके सुखाते हैं। देखो, वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है क्योंकि सतह से वाष्पीकरण होता है। तो सतह जो है आपकी अगर बढ़ेगी यानी सतह का क्षेत्र बढ़ा तो वाष्पीकरण की दर में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि क्या है, तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि हुई, गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई, कणों ने ज्यादा गति करी, जैसे ही गति करी तो वाष्पन की क्रिया भी कैसी हो गई, बढ़ गई। कैसी हो गई, बढ़ गई। क्लियर हो गई बात यहां तक। तो अब चलते हैं तीसरे बिंदु की तरफ, और तीसरा बिंदु क्या है, आर्द्रता में कमी। देखो, वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा आपकी आर्द्रता कहलाती है। हम कहते हैं ना आज बहुत नमी हो गई है, बहुत उमस हो रही है। ठीक, अब यहाँ कह रहे हैं किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु एक निश्चित मात्रा में जल वाष्प होता है। अब हमारे पास कोई एक निश्चित तापमान है, उस तापमान पर क्या है कि हमारे आसपास की वायु में क्या है, पहले से ही जल जो वाष्प है वो विद्यमान है। अब क्या होगा, जब वायु में जल के कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर कैसी होगी, घट जाएगी। इसलिए हमने क्या कहा कि आर्द्रता में अगर कमी हो रही है तो वाष्पीकरण क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर आर्द्रता में वृद्धि हो गई यानी आपकी जल वाष्प में वृद्धि हो रही है तो आपका क्या होगा, वाष्पीकरण ठीक से नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं चौथे बिंदु की तरफ। वायु में जो गति है अगर उसमें वृद्धि हो जाए, अब वायु में गति जो है उसकी अगर वृद्धि हो गई है तो क्या होगा कि आपके जो कण हैं वो शीघ्रता से वाष्पित होंगे, जल्दी गति करेंगे। देखो, तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे कि आपके जल वाष्प की मात्रा क्या है, घट जाती है। क्लियर हो गई यहां तक बात, कोई दिक्कत है यहां तक, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं एक क्रियाकलाप के विषय में। एक परख नली में 5 ml जल लें, इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दो। परख नली लेनी है। दूसरे में क्या करना है, आपको जो आपकी चीनी मिट्टी की प्याली है उसमें 5 ml जल लेना है। और तीसरे में भी क्या करना है कि प्याली में जल तो लेना है लेकिन अब आपको उसे अलमारी में रखना है। मतलब पहले परख नली लो और उसे
पंखे के सामने रख दो या नीचे रख दो, ठीक है, खिड़की में रख दो। दूसरी कटोरी लो, उसमें जल लो, उसे पंखे के सामने नीचे या खिड़की में रख दो। तीसरी कटोरी में जल लो और उसे अलमारी में रख दो, और फिर बताओ कि वाष्पीकरण जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर होगा। ठीक, तो आपका जो वाष्पीकरण है, देखो ये हमने परख नली ले ली और पंखे के सामने इसे रख दिया। दूसरे में हमने क्या करा, कटोरी ले ली और पंखे के सामने इसे रख दिया। तीसरे में आप क्या करना, कटोरी लेना और अलमारी में उसे रख देना। तो आप बताओ वाष्पीकरण ज्यादा कहां पर होगा। वाष्पीकरण वहां ज्यादा होगा जहां पर आपका सतह का क्षेत्र ज्यादा होगा, मतलब कि आपके प्याली में जो है, यानी चाइना की जो प्याली है, मतलब आपकी चीनी मिट्टी की जो प्याली है, उसमें आपका वाष्पीकरण जो है वो सर्वाधिक होगा। किसकी तुलना में, परख नली की तुलना में, क्योंकि चीनी मिट्टी के बर्तन में पानी तेजी से क्या होता है, वाष्पित होता है। तो निष्कर्ष क्या मिला हमें कि बड़े सतह वाले बर्तनों में पानी जो है वो तेजी से वाष्पित होता है। तो बात समझ में आ गई, सतह वाला जो गुण है उसकी वजह से वाष्पन की क्रिया में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। आगे चले, क्लियर हो गई यहां तक। तो अब हम बात करते हैं किसके विषय में, कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता जो है वो कैसे अनुभव होती है। देखो, खुले बर्तन में आपने द्रव रख दिया, ठीक, अब इस द्रव का क्या हो रहा है, निरंतर वाष्पीकरण हो रहा है। हम शीतलता की बात कर रहे हैं, वाष्पीकरण कैसे हो रहा है उसके विषय में बात नहीं कर रहे, ठीक। अब निरंतर वाष्पीकरण हो रहा है, मतलब ऊर्जा में कमी हो रही है। इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए द्रव के कण क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे। किसका, ऊर्जा का। अब अवशोषित ऊर्जा जो है उसकी वजह से हमें क्या होता है, शीतलता का एहसास होता है। कैसे, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो पहला उदाहरण है मेरे पास एसीटोन, मतलब आपका नेल पेंट रिमूवर, ठीक। अब आपका नेल पेंट रिमूवर है या स्प्रिट है, ये आपके हाथ पर गिर जाती है और आपको ठंडा ठंडा लगता है। कैसे लगता है, देखो ये जो एसीटोन है ये आपके हाथ पर गिरा, ठीक। अब अगर आपके हाथ पर गिरा है तो क्या होगा, ये आपका वाष्प बन के उड़ेगा, ठीक। अब जैसे ही वाष्प बन के उड़ेगा तो यहाँ पर जो आपकी सतह है वो आपको कैसी महसूस होगी, ठंडी महसूस होगी। कैसी महसूस होगी, ठंडी महसूस होगी। देखो एसीटोन को मैंने क्या करा, हथेली पर डाला, कण का हथेली से क्या हुआ, ऊर्जा को प्राप्त करना हुआ, और फिर उस ऊर्जा से हमें क्या महसूस हुई, शीतलता का अनुभव हमें यहाँ हुआ। क्लियर हो गई बात। अब एक और उदाहरण से समझते हैं इसी चीज को, कि देखो तेज धूप वाले गर्म दिन में हम क्या करते हैं, छत का छिड़काव करते हैं, ठीक। अब उस छत के छिड़काव से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा बाहर निकलती है, और गुप्त ऊष्मा तो आपको पता ही है लेटेंट हीट होती है, यानी जब आपने छत बहुत तेज गर्म थी, आपने उसके ऊपर पानी डाला तो वहां से ऊष्मा क्या हुई, उत्सर्जित हुई। जैसे ही ऊष्मा उत्सर्जित हुई, छत कैसी हो गई, आपकी शीतल हो गई, मतलब ठंडी हो गई। एक और उदाहरण से इसको और समझते हैं, गर्मियों में सूती वस्त्रों का प्रयोग। अब जब गर्मियां आती हैं तो हम क्या करते हैं, सूती वस्त्र पहनते हैं, पतले पतले कपड़े पहनते हैं। क्यों, क्योंकि उनके छिद्रों से वायु का जो प्रवेश होता है वो आसानी से होता है, और ये जो सूती वस्त्र है पसीने को बहुत जल्दी आपके सोख लेते हैं। तो देखो सूती वस्त्र द्वारा पसीने का क्या हुआ, अवशोषण हो गया, पसीना उसने सोख लिया। अब महीन छिद्र है तो वायु का प्रवेश जो है वो आसानी से होगा, तो पसीने का वाष्पन भी क्या होगा, शीघ्रता से होगा, और आपको क्या लगता है, शीतलता लगता है ना, आपको अच्छा लगता है सूती वस्त्र पहन करके गर्मी में। अब यहां तक बात समझ में आ गई। तो अब क्या करते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं और समझते हैं। बर्फीले गिलास की बाहरी सतह पर बूंदों का आना भी क्या है, आपका वाष्पीकरण है। तो देखो आम जीवन में कितने सारे उदाहरण हम देखते हैं, छतों पर हम पानी डालते हैं, सड़कों पर पानी डालते हैं, फिर कहते हैं अरे गर्मी निकल रही है, गर्मी मत, गर्मी तो निकल रही है, वाष्पी तो निकल रही है वो, तभी तो हमारी जो छत है, सड़क है, वो ठंडी हो जाती है, ठीक। इस तरीके से हम देखते हैं तो गिलास जो है उसकी बाहरी सतह पर पानी की बूंदें आ जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि पानी अंदर से कितना ठंडा है। सूती वस्त्रों का हम प्रयोग करते हैं, तो आम जीवन में वाष्पीकरण जो है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है।
बात यहाँ तक समझ में आ गई? तो हमने इस पूरे वीडियो से क्या सीखा कि जो वाष्पीकरण होता है ये क्या होता है, ठीक? और हमारे जीवन में वाष्पीकरण के कितने सारे उदाहरण हमने देख लिए। सूती वस्त्रों का उदाहरण हमने देख लिया, सड़कों पर छतों पर हम जब पानी डालते हैं वो उदाहरण हमने देख लिया, गिलास की सतह पर आपका जो है बूंदों का जमना भी वाष्पीकरण का उदाहरण है, और आपका एसीटोन यानी नेल पेंट रिमूवर या स्प्रे डालने पर आपको ठंडा ठंडा लगता है, वो भी आपका वाष्पीकरण का ही उदाहरण है। और वाष्पीकरण क्या था आपका कि क्वथनांक से कम ताप पर यदि आपका द्रव गैस में परिवर्तित होता है तो क्या होता है, वो वाष्पीकरण होता है। यहां तक बात समझ में आ गई? तो अब चलते हैं, कॉपी पेन को रख दो और चलते हैं प्रश्नों को समझने के लिए। तो पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है, वाष्पीकरण की जो गति है यानी कि जो दर है वो निर्भर करती है तापमान पर, आर्द्रता पर, सतही क्षेत्र पर। भाई आर्द्रता पर भी निर्भर करती है, तापमान पे भी निर्भर करती है और सतही क्षेत्र पर भी निर्भर करती है। तो आपका जो उत्तर है वो क्या हो गया, उपरोक्त सभी आपका उत्तर यहां पर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाष्पीकरण एक खाली स्थान प्रक्रिया है। वीडियो को कर दो पॉज और अपनी कॉपी में लिखो कि वाष्पीकरण एक कौन सी प्रक्रिया है। तो वाष्पीकरण एक आपकी सतही प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, सतही प्रक्रिया है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। दाब का मात्रक होता है पास्कल, तो ये कथन कैसा है आपका, सत्य है। तो करना क्या है कि जितनी भी हमने वाष्पीकरण की परिभाषा पढ़ी है और उदाहरण पढ़े हैं, इन्हें अपनी कॉपी में बिना देखे लिखने का अभ्यास करना है, याद करना है। हम आपसे मिलेंगे इसके अगले भाग में। धन्यवाद।